Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be the Best. My dear students, today we will discuss about the most important unit of English language, that is sentence. आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वह है सेंटेंस। और सेंटेंस को सीखने के बाद हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। और सेंटेंस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की एकदम इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है, और इसके बगैर मैं आपको बता दूं कि काम चलने वाला है नहीं। इंग्लिश आएगी नहीं अगर आपने सेंटेंस को नहीं जाना और इसके स्ट्रक्चर को नहीं जाना, और फिर इसके बाद इसके काइंड्स को नहीं जाना कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आज हम डिटेल से एकदम बेसिक से सीखते हैं कि भाई सेंटेंस क्या है और वो उसके कितने प्रकार होते हैं। तो आइए सीखते हैं सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस की हम परिभाषा से सीखेंगे, डेफिनेशन से सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो वर्ड लिखा है ये डेफिनेशन, इसकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन के माने होता है परिभाषा। और मोस्टली इसमें बहुत बच्चे इवन अपने जब तैयारी करते हैं तो स्पेलिंग को एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग में याद करने में कि भाई डेफिनेशन की स्पेलिंग ये होती है या क्या होती है, यहाँ ए होता है क्या होता है, या एन ए के बाद यहाँ पर मोस्टली बच्चे यहाँ पर ए का यूज कर देते हैं, जो कि वो क्या होता है, गलत होता है। तो डेफिनेशन की राइट स्पेलिंग आप पहले याद करें, और इसका मतलब होता है डेफिनेशन का परिभाषा। परिभाषा को भी और अच्छे से जानेंगे, क्योंकि इस वर्ड का मतलब होता है परि प्लस भाषा, अर्थात इसको और डिटेल से समझते हैं परिभाषा को, शब्द को। तो परिभाषा शब्द का मतलब होता है परिधन भाषा। परि का मीन्स होता है चारों ओर से, और भाषा के माने होता है विचार। अर्थात किसी पॉइंट पर जब चारों तरफ से विचार एक आए तो वह उसकी क्या हो जाती है, परिभाषा हो जाती है। जैसे अभी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे सेंटेंस की परिभाषा को, ठीक है। तो वो सेंटेंस की परिभाषा मेरे साथ साथ सबकी है, ठीक है। जो जो भी और लोग हैं वो सभी एक ही बात को बता रहे हैं, तो इसीलिए वो जब सबके द्वारा बताई गई जो बातें होती हैं, जब वो एक ही पॉइंट आता है या एक जैसी होती हैं, तो उसकी क्या बन जाती है, परिभाषा बन जाती है। अर्थात चारों तरफ के एक ही विचार, ठीक है। तो परि या चारों ओर के विचार। तो डेफिनेशन देखते हैं अब। अर्थात सेंटेंस की डेफिनेशन ये है, देखिए ध्यान से, कि आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बस पहले इतना रखें, ध्यान रखें कि सेंटेंस जो होता है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है, यानी शब्दों का समूह होता है, शब्दों का ग्रुप होता है। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। जो क्या बनाता है बताइए, कंप्लीट सेंस बनाता है। अब इतना ही देख लें, क्योंकि इतना लिख दिया गया है डेफिनेशन में। अभी और भी है कि आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कंप्लीट सेंस हो, आधा अधूरा सेंस नहीं होगा। सेंस का मतलब मीनिंग, उसका कंप्लीट मीनिंग होगा, उसी को क्या कहेंगे, उसी को सेंटेंस कहेंगे। इज कॉल्ड आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस कॉल्ड अ सेंटेंस। उसको हम क्या कहते हैं, उसी को सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आपको दो यहाँ याद रखनी है। वो क्या क्या है, डेफिनेशन से क्लियर हुआ कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और ये कंप्लीट सेंस रखता है। तो बस इतना याद रखेंगे। उसके बाद इससे भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एक बहुत यूनिट हमारी रह गई इसमें बताने से, कि इट हैज अ फाइनाइट वर्ब। इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें जानना। तो ध्यान रखना कि वर्ब भी इसमें होती है, ठीक है। तो क्योंकि वर्ब जो होती है वो सेंटेंस में मेन होती है, और इसके बगैर सेंटेंस बनता नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब होती है ना, अगर किसी सेंटेंस में आपने वर्ब ही गलत रख दी या वर्ब का गलत यूज कर दिया, तो सेंटेंस सारा गलत माना जाता है, ठीक है। इसलिए वर्ब का होना जरूरी है, वर्ब को सीखेंगे। अभी फाइनाइट वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने प्रकार की होती है, नॉन फाइनाइट, ट्रांसिटिव, बहुत सारी वर्ब है, अभी उन्हें बाद में जानेंगे। लेकिन आप यह जान लें कि फाइनाइट वर्ब होती है एक सेंटेंस में। हम अभी सेंटेंस पर हैं, तो सेंटेंस में एक वर्ब होती है, वर्ब जान ले, क्रिया होती है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वैसे अगर आपसे यही मतलब पूछ लिया जाए कि व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो बस केवल इतना याद रखना कि फाइनाइट वर्ब वो होती है कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, और फिर सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए,
और फिर उसमें टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, अर्थात टेंस बदल जाए तो वर्ब बदल जाए, सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल हो जाए तो वर्ब चेंज हो जाए, उसी वर्ब को क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब यहाँ पर मैंने क्लियर करने की थोड़ी सी कोशिश की है और आगे भी करेंगे, ठीक है। जब वर्ब का चैप्टर पढ़ाएंगे तो केवल अभी आप इतना याद रखें कि सेंटेंस में एक वर्ब होती है। तो सेंटेंस में आप तीन बातें याद रखें कि सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसका कंप्लीट सेंस होता है और उसमें एक वर्ब होती है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखें। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो ये जो आपके सामने सेंटेंस है इसमें कितने वर्ड हैं, वन वर्ड, टू वर्ड, थ्री वर्ड, और थ्री वर्ड का क्या सेंस कंप्लीट निकलता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये देखो ध्यान से पहले कि ग्रुप सेंटेंस की डेफिनेशन से क्लियर करते हैं इसको कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तीन वर्ड्स का ग्रुप है ये जो लिखा है। उसके बाद मेक कंप्लीट सेंस, क्या ये कंप्लीट सेंस बनाता है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप बताइए, आपसे पूछा जा रहा हाउ आर यू, तो ये बात मैंने कोई आधी अधूरी थोड़ी पूछी है, कंप्लीट बात आपसे पूछी है, आपका हालचाल जाना है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो ये बात एक कंप्लीट है, अर्थात एक कंप्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट बात है, इसीलिए ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बना। अब बात आती है कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी, तो देखिए इसमें वर्ब यहाँ पर मौजूद है, आर, आर जो है क्या है यहाँ पर वर्ब है। तो याद रखें कि सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट सेंस होता है, उसमें एक वर्ब होती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहोगे सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, आपने इसका आंसर दिया, आपसे पूछा हाउ आर यू, आपने आंसर दिया कि आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, तो ये भी एक सेंटेंस है, अपने बारे में आपने पूरी बात बता दी कि भाई मैं ठीक हूं। आई ये भी सब्जेक्ट, ये वर्ब है, और ये सॉरी ये भी एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, तो इसमें तीन वर्ड है, तीन वर्ड का ग्रुप है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट सेंस देता है तीनों वर्ड ये मिलके, हाँ ये कंप्लीट सेंस भी दे रहे हैं, इसीलिए क्या है, ये एक सेंटेंस है। तो अब तो क्लियर हुआ सेंटेंस क्या होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जैसे आपसे पूछा गया कि जैसे आपको कमांड दी मैंने या किसी ने भी कि कम हेयर, यहाँ आओ, तो ये सेंटेंस क्या है, ये मतलब ये वर्ड क्या कहे जाएंगे, ये भी एक सेंटेंस कहे जाएंगे। और इसमें आप पहले वर्ड देख लीजिए डेफिनेशन क्या है, तो इसमें टू वर्ड है, टू वर्ड है कि नहीं है, वन वर्ड टू वर्ड, तो क्या एक अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं, कम हेयर यहाँ आओ, बात समझ गए ना, पूरी बात हुई ना, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बात आती है कि भाई और एग्जाम्पल इसमें और दें, जैसे मैंने कहा कि what a nice what a nice watch what a nice watch you have bought। मान लीजिए कोई आपने बहुत अच्छी वॉच खरीदी है और उसे देखकर मैं क्या कह रहा हूं कि यार बड़ी अच्छी वॉच खरीदी है, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि व्हाट अ नाइस वॉच यू हैव बॉट। तो ये भी एक सेंटेंस है, भले से इसमें कितने वर्ड हैं, वन वर्ड, टू वर्ड, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन वर्ड्स हैं, लेकिन कंप्लीट सेंस तो देते हैं ना कि क्या बढ़िया घड़ी खरीदे हो, तो ये सेंटेंस क्या हुआ, मतलब ये भी क्या कहा जाएगा, ये भी एक सेंटेंस कहा जाएगा। तो ये समझ में आ गया भाई सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और ये इसमें एक वर्ब होती है और ये कंप्लीट सेंस रखता है। देखिए इसमें भी वर्ब है, अब मान लीजिए और इसको और क्लियर करें, कम हेयर, तो इसमें कम वर्ब है कि नहीं, कम माने आना है, वर्ब है। उसके बाद व्हाट अ नाइस वॉच यू हैव बॉट, तो बॉट क्या है, ये भी एक वर्ब है। तो सेंटेंस में तीन चीजें आप जरूर देखें, उसी को सेंटेंस कहेंगे, ठीक है, अदरवाइज सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तीन है जो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि सेंटेंस में यह जो जो हमने सेंटेंस पूछा या जो मैंने पूछा, ये क्या था, एक क्वेश्चन था, अर्थात सेंटेंस जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछने वाले भी हो सकते हैं। मैंने आंसर दिया कि आई एम फाइन, तो आंसर देने वाले भी कुछ सेंटेंस होते हैं। उसके बाद कम हेयर, यहाँ आओ, तो किसी को कमांड्स दिया, किसी को आदेश दिया, ये भी सेंटेंस होते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि व्हाट अ नाइस वॉच यू हैव बॉट, यार तुमने कितनी बढ़िया घड़ी खरीदी है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आश्चर्य को शो करते हैं, नहीं यार तुम्हारी घड़ी तो बड़ी अच्छी है, तो इसका मतलब यह है आश्चर्य को शो करने वाले भी सेंटेंस होते हैं। इस प्रकार से यह यहाँ पर यह बात सिद्ध होती है, ये बात यहाँ पर प्रूव्ड होती है कि भाई सेंटेंस एक प्रकार के नहीं होते हैं, सेंटेंस कई प्रकार के हो सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें डिटेल से जानते हैं। अब सीखते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, बस केवल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। बस इन्हें सीखना है डिटेल से, और फिर इंग्लिश हमारी मुट्ठी में होगी, याद रखना, क्योंकि बेसिक यूनिट है,
ये इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लर्निंग की शुरुआत यहीं से होती है, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। ये सीखते हैं कि सबसे पहला जो सेंटेंस का प्रकार होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है, और इसको हम स्ट्रक्चर से जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और किससे लास्ट होता है? फुल स्टॉप से लास्ट होता है। बस ये दो बात आप इंपॉर्टेंट याद रखें कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होंगे और लास्ट में जिनके फुल स्टॉप आता हो वह सेंटेंस एडसर्टिव होते हैं। बस इतना याद रखना। लेकिन कुछ मैंने इसका स्ट्रक्चर भी लिखा है, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के रूप में या बनावट के रूप में लिखा होता है एक असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस समझ लेंगे आप कि असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप। बस इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है। अब देखें, इसमें मैंने आपको ये लिखा है कि भाई जो असर्टिव सेंटेंस का इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। तो अब हमें यह जानना जरूरी है कि भाई व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो इनको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि यही तो हमारी यूनिट है लैंग्वेज की। तो अब देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो, सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब काम करने वाला। जो काम को करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है, अर्थात उसे कहते हैं डूअर ऑफ द वर्क, काम के करने वाला। और अगर किसी सेंटेंस में हमें पता करना हो कि सब्जेक्ट कैसे निकलता है तो उसमें हम वर्ब से यानी क्रिया से हु का क्वेश्चन कर दें। हु का मतलब कौन या किसने, तो वह सेंटेंस क्या निकल कर आ जाएगा, उस सेंटेंस में निकल कर आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अभी देखते हैं, जैसे देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। सपोज दैट जैसे माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माता जी जो है वो खाना बना रही हैं। तो इस सेंटेंस में खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, माता जी कर रहे हैं। तो माई मदर जो है वो क्या है, वो एक सब्जेक्ट है। सपोज दैट आप खाना बनाने का काम अगले दिन आप कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट अब आप हो गए। ठीक है, तो अब समझ में आ गई बात। तो सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं या सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, बस दैट्स ऑल, इतनी याद रखनी बात। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब के माने होता है भाई क्रिया, अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा जो भी किया जाएगा, जो भी एक्टिविटी की जाएगी वही सब्जेक्ट, वही होता है हमारा वर्ब होती है। यानी वही लिखा है वर्क डन बाय सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा ना कार्य, वही क्या होता है, वही होती है क्रिया। जैसे देखिए, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके कुछ ना कुछ कार्य अवश्य हैं। जैसे इस पेन का काम क्या है, या इस मार्कर का काम क्या है, लिखना, तो लिखना वर्ब हो गई। ठीक है, मेरे हाथ का क्या काम है, पकड़ना, पकड़ना वर्ब है। ठीक है, छूना, इसका दूसरा काम छूना भी है, वर्ब भी है। उसके बाद जकड़ना भी वर्ब है। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला हूँ, या जितनी भी हमारी मतलब बॉडी पार्ट्स हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सब में सबका क्या है, एक अपना एक काम है। तो उसी के काम को ही क्रिया कहते हैं। जैसे माइक का काम है रिसीव करना, ठीक है, आवाज को कैच करना, तो कैच करना, रिसीव करना, ये सब वर्ब होती है। घड़ी का काम है टाइम दिखाना, तो दिखाना वर्ब हो गई। बात समझ में आ गई। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके जो काम है वही क्रियाएं हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि क्रिया के लास्ट में जब हिंदी में हम बात करेंगे तो उसके लास्ट में ना का सेंस आएगा। जैसे पकड़ना, छूना, देखना, भालना है, और परवाह करना है, पढ़ना, भागना है, या फिर छूना, या फिर बैठना, ये सब क्या है, लास्ट में क्या रहा, ना आ रहा है। तो ये सब सारी वर्ड वर्ड क्या है, सब है वर्ब है। ये याद रखना, ये सब क्रियाएं हैं। लेकिन याद रखना कि सब चीजें नहीं है। जैसे मान लीजिए वर्ड आ जाए नाना है, तो ना, इस नाना शब्द के बाद भी तो ना आ गया, तो नाना वर्ब नहीं है, नाना एक नाउन है। ठीक है, तो वो इस चीज का ध्यान रखना कि वो एक्टिविटी होती है, किसी के द्वारा किया गया काम होगा, उसी को हम वर्ब मानेंगे। ठीक है, तो वर्ब क्या होती है, समझ में बात आ गई। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं, कर्म नहीं, कर्म कहते हैं इसको। तो ये क्या होता है, अफेक्टेड बाई एक्शन, जिस पर क्रिया का असर पड़े, यानी जिस पर क्रिया का असर पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो याद रखना, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वर्ब होती है जो सब्जेक्ट काम करता है उसे वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट कहते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया, उसी या सब्जेक्ट ने क्या किया वही होता है ऑब्जेक्ट। और एक चीज और याद रखें जो मैंने लिखी है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर एक्शन का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी क्रिया का असर पड़ता है। अभी आप सेंटेंस देख लें,
तो हमारी जो बात स्टार्ट हुई थी वो हुई थी एसर्टिव सेंटेंस से। तो एसर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो आपने तीनों पॉइंट भी सीख लिए साथों साथ ही कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखो ये सेंटेंस है वी का मतलब होता है हम, तो ये सब्जेक्ट है। तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो, लास्ट फुल स्टॉप से हो, तो वह सेंटेंस एसर्टिव है। तो ये सेंटेंस एकदम से हम बता दें एसर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है रोहन ब्रोक माय टॉय। तो ये सेंटेंस रोहन से स्टार्ट हुआ और रोहन एक सब्जेक्ट है यहाँ पर, और लास्ट में क्या है, लास्ट में फुल स्टॉप है। तो ये सेंटेंस क्या है, ये भी एक एसर्टिव सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि भी सब्जेक्ट क्यों है या इसमें और चीजें क्या हैं। तो देखें, वी माने हम, वी माने हम, आर माने है, लर्निंग माने सीख रहे। हम सीख रहे हैं, इंग्लिश कहते हैं इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब है। अब ये बताइए, अब हम देखते हैं हु का मतलब होता है कौन। तो इस सेंटेंस में हम अप्लाई करें हु, तभी निकल कर क्या आ जाएगा, और सब्जेक्ट निकल कर आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो मैंने पूछा हु आर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश कौन सीख रहे हैं। तो इसमें आंसर आया हम, यानी वी, हम यानी हम सीख रहे हैं। तो वी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट है क्या कर रहे हैं, यानी क्रिया क्या है, यानी हमारे द्वारा काम क्या हो रहा है। तो हमारे द्वारा सीखने का काम हो रहा है। तो ये क्या है, दोनों, ये दोनों वर्ब है। नेक्स्ट है, अब इससे पूछेंगे बताओ, अब हमें जानना है ऑब्जेक्ट क्या है। तो इससे लर्निंग माने होता है सीखना, ये वर्ब है। अब ये बताओ सीखने का असर किस पर पड़ रहा है, जो हम सीख रहे हैं उसका असर पड़ रहा है इंग्लिश पर। ठीक है, तो ये जिस पर असर पड़ रहा है वो क्या होता है, वह ऑब्जेक्ट होता है। अब आप कहोगे भाई इस पे क्या असर है, ये तो वही की वही है। नहीं, ये कम हो रही है। जब हम सीख रहे हैं ना, तो जितनी बड़े अमाउंट में, जितनी बड़ी क्वांटिटी में है ना, ये कम हो रही है हमारे लिए, तो इस पर असर पड़ रहा है नहीं। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, जिस पर असर पड़ता है क्रिया का वही ऑब्जेक्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट मैंने पहचान बताई आपको कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो समझ में बात आ गई। हम सेंटेंस एसर्टिव पे थे, यहाँ नहीं भूल जाना क्योंकि मेन पॉइंट हमारा एसर्टिव सेंटेंस है। तो एसर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप से एंड होगा। नेक्स्ट है रोहन ब्रोक माय टॉय। रोहन कहते हैं रोहन ने, ब्रोक माने तोड़ दिया, माय टॉय कहते हैं मेरा खिलौना। रोहन ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। अब आप बताइए हु ब्रोक माय टॉय, मेरा खिलौना किसने तोड़ा है, किसने तोड़ा, रोहन ने। तो इसका मतलब रोहन ने काम किया है तोड़ने का। तो ये कौन हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। अब ये बताइए रोहन ने क्या किया, तोड़ने का काम किया। तो ये वर्ब हो गई। इससे पूछो भाई क्या तोड़ा, यानी क्या तोड़ा इसने। तो क्या तोड़ा, मेरा खिलौना तोड़ा। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट पर क्रिया का असर पड़ता है। तो तोड़ने का असर भाई किस पे पड़ा, तोड़ने का असर मुझ पे थोड़ी पड़ा, या तोड़ने का असर जो है कोई मेरे पेन पे थोड़ी पड़ा है, तोड़ने का असर पड़ा खिलौने पर, क्योंकि बेचारा चकनाचूर हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अब तो समझ में आया, 3 पॉइंट भी क्लियर कर दिया आपके साथों साथ कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि एसर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो ध्यान रहे, एसर्टिव सेंटेंस के केवल 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है, बस बहुत आसान है। लेकिन उससे पहले आपको यह मैं बात बता दूं कि ये जो एफर्मेटिव और निगेटिव पार्ट है या टाइप्स हैं, ये किसके हैं, ये है एसर्टिव सेंटेंस के टाइप्स हैं। तो आप बताओ, जब एसर्टिव सेंटेंस के ये दोनों पार्ट है एफर्मेटिव निगेटिव, तो जैसा एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही तो लगभग लगभग इनका भी होगा, यानी एफर्मेटिव निगेटिव का भी होगा। अर्थात ऐसा क्यों, तो देखिए इसके लिए एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे जो मेरा बच्चा है, यानी मेरा जो बच्चा है वो मेरे जैसे ही तो दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एसर्टिव, ये जो मतलब एफर्मेटिव निगेटिव है, ये दोनों इसी के भाग हैं। अर्थात ये एसर्टिव सेंटेंस की तरह ही तो रहेंगे। ठीक है, अर्थात मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर एसर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो एफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे। ठीक है, मेन पॉइंट। उसके बाद जब एसर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है तो एफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप से एंड होंगे। देख लीजिए, आगे बात समझ में दोनों पॉइंट। अब देखिए, अब हम देखते हैं इसमें कि भाई ये इसमें हमें मतलब सीखना कैसे है कि एफर्मेटिव निगेटिव कैसे पहचान करनी है। तो याद रखो, जो सेंटेंस जिसमें केवल नॉट पाया जाए और वो पहला तो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो और फुल स्टॉप से लास्ट हो, लेकिन अगर उसमें नॉट पाया जाता है तो वो होता है सेंटेंस एसर्टिव का निगेटिव। क्या होता है वो सेंटेंस, एसर्टिव का निगेटिव होता है। और जिस सेंटेंस में नॉट ना पाया जाए और वो एसर्टिव की तरह ही लिखा हुआ हो एकदम सेम सेम,
तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एसर्टिव का एफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, तो बस केवल नॉट का फर्क है, अब नॉट जान लो, यानी कि निगेशन एडवर्ब को जान लो, बस उसके बाद सारा हो जाएगा। निगेशन एडवर्ब को एडवर्ब में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। तो आप देखें कि एफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है। देखो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, अर्थात जैसा एसर्टिव होता है वैसा ही एफर्मेटिव होता है। दूसरा आता है इसका भाग निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट का फर्क होता है और नॉट भी रखा जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में नॉट आ जाए और वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो उसे कहेंगे हम निगेटिव, और जिसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा और जो है ये भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और ये भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो बस इसमें थोड़ी सी बात हमें समझ लेते हैं, ये सेंटेंस देखेंगे। जैसे महेश हैज रिटन अ लेटर, महेश ने एक पत्र लिख लिया है, तो यह सेंटेंस में कौन है महेश, सब्जेक्ट, क्योंकि लिखने का काम किसने करा, लिखने का काम सब्जेक्ट ने, उसने महेश ने किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया भाई। अच्छा क्या काम किया, लिखने का, तो ये वर्ब हो गई। उसके बाद क्या लिखा, तो वो लिखा लेटर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। लिखने का असर किस, अगर मान लो और तरीके समझो ऑब्जेक्ट को, लिखने का असर किससे पड़ा, लेटर पर, तो ये लेटर भी ऑब्जेक्ट है। अब हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ सेंटेंस है, तो पहली बात तो ये एसर्टिव है। ठीक है, तो ये पहला तो ये एसर्टिव है, और एसर्टिव के बाद मैं ये देखूं कि ये एफर्मेटिव है निगेटिव, तो देखो अगर इसमें कहीं नॉट दिखे तो यह निगेटिव है एसर्टिव का, और अगर इसमें नॉट नहीं है तो ये एसर्टिव का एफर्मेटिव पार्ट है। अब तो समझ में आ गई बात, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अर्थात जैसा जो एसर्टिव की तरह ही लिखा हुआ सेंटेंस हो हम उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल एफर्मेटिव, जिसमें नॉट ना हो, नॉट ना हो वो एफर्मेटिव, जिसमें नॉट हो वो निगेटिव, सीधी सी बात है। तो यहाँ देखें आई कैन नॉट, यहाँ तो देखो नॉट तो मिल गया ना हमें, नॉट, तो याद रखें जिसमें नॉट मिल गया। अब आई क्या है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, कैन, और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप से स्टार्ट हुआ, तो इस सेंटेंस में लिखा हुआ था एसर्टिव की तरह ही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं इसमें नॉट है। तो पहली बात तो ये एसर्टिव है, क्या है ये, एसर्टिव। एसर्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एसर्टिव के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट और फुल स्टॉप से लास्ट। ठीक है, सब्जेक्ट से स्टार्ट और फुल स्टॉप से लास्ट, तो ये एसर्टिव है। अब हम देख रहे हैं इसमें नॉट पाया गया, तो भाई क्या बताओगे, इसे बताओगे निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना आप कि यह सेंटेंस एसर्टिव का निगेटिव पार्ट है और यह सेंटेंस एसर्टिव का एफर्मेटिव पार्ट है। निगेटिव का मतलब नॉट का होना, और नॉट हटा दिया तो एफर्मेटिव। समझ में बात आ गई। तो मतलब मोटे मोटे तौर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि एसर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एफर्मेटिव और निगेटिव। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात और देखिए कि जो चलिए इसके बाद में बताता हूं। अभी नेक्स्ट है माई ब्रदर स्पीक्स द ट्रूथ, ये भी ऐसे ही है। माई ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये वर्ब है। क्या बोलता है, सच बोलता है। तो माई ब्रदर मेरा भाई, स्पीक्स माने बोलता है, द ट्रूथ कहते हैं सच, मेरा भाई सच बोलता है। तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप से लास्ट है, तो पहली बात तो ये भाई एसर्टिव है। अब मैं पूछूं एसर्टिव का कौन सा पार्ट है, तो एसर्टिव का कौन सा पार्ट है बताओ, तो यह सेंटेंस एसर्टिव का पार्ट है। इसमें कहीं नोट दिख रहा है आपको, नोट है तो निगेटिव, और ना है तो फिर एफर्मेटिव, ना है तो फिर एफर्मेटिव। तो समझ में बात आ गई। तो इस तरह से हम एसर्टिव के दो पार्ट हमने सीखे कि सेंटेंस एसर्टिव के जो सेंटेंस जो दो पार्ट्स होते हैं वो एफर्मेटिव होता है और एक होता है निगेटिव। इनकी क्या क्या पहचान है। अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा था वो ये है, ध्यान रखना, जैसे कैन नॉट लिखा है ना, तो कैन नॉट में जो नोट आता है वो एक साथ लिखा जाता है, ये गलती कभी मत करना। देखें अगर आपने कैन नॉट ऐसे लिख दिया, कैन यहाँ पर और नॉट यहाँ पर, तो ये बिल्कुल लिखने का तरीका गलत होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि 2007 में मैं सीजीएल में बैठा था और उसमें यह प्रॉब्लम आई थी। तो सेंटेंस बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे लिखा हुआ था, बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसे ही था, बट उसमें नॉट थोड़ा आगे था, यानी उसमें गैप था कैन में और नॉट में, और बच्चों ने यही गलती की थी। यानी कि मेरा तो ठीक था, प्री क्वालिफाई हुआ था, लेकिन भाई मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है। इतना अच्छा मतलब समझ रहे हो कि मैथ इतना अच्छा नहीं कि मैं कंपटीशन में क्वालिफाई कर पाता। तो इसीलिए याद रखना आप कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैन नॉट हमेशा एक साथ लिखा जाता है, इसे अलग अलग मत कर देना कैन नॉट, बाकी सब में नोट अलग अलग आएगा। ठीक है, जैसे शुड नॉट, विल नॉट, ठीक है, वो शॉर्टकट बात अलग है, जैसे विल नॉट का शॉर्टकट वॉन्ट होता है, वो चीज नहीं कह रहा मैं। जब कैन नॉट जब मिला के पूरी हेल्पिंग वर्ब और नॉट मिला के लिखेंगे तो केवल यही एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ में नॉट रखा जाता है। कैन नॉट हमेशा मिल के लिखा जाएगा, मिला के।
ठीक है, अलग अलग मत कर देना, कैन यहाँ नॉट यहाँ, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस को डिस्कस कर लिया गया है। अब सीखते हैं दूसरा जो टाइप्स आता है सेंटेंस का, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी सेंटेंस का दूसरा प्रकार है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन भी कहते हैं। और यह याद रखें कि इन सेंटेंसों की पहचान कैसे होती है। इन सेंटेंसों की पहचान होती है कि लास्ट में इसके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, अर्थात जिन सेंटेंस के लास्ट में यह चिन्ह आए उसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस या उसे कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मार्क ऑफ इंटरोगेशन या इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो याद रखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में यह चिन्ह आता है। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस भी ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं यस या नो टाइप, यस या नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। एक तो ये होते हैं यस या नो टाइप वाले, ठीक है, और दूसरे होते हैं ये WH या हाउ वाले। लेकिन इसे ही पहले हम सीख लेते हैं कि यस या नो टाइप वाले सेंटेंस कौन से होते हैं। तो यह सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में रखा जाता है फिर वही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो याद रखना कि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तो वह सेंटेंस होते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन, ये यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें सीखना। अब एग्जाम्पल सीखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखिए बहुत अच्छे से मैंने हेल्पिंग वर्ब एक्सप्लेन की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप देखें, वहां पर उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस का मैंने आपको नरेशन समझाया है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाया है, वहां पर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब होती हैं, देखिए 24 प्रकार की। एक तो होती है इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, यानी मॉडल भी शुरू हो जाते हैं, ऐसे मॉडल वर्ब भी आती हैं, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ऑट, नीड, डेयर और टू, यूज टू। तो ये जितनी भी होती हैं 24 तरह की ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अर्थात जो भी सेंटेंस इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड अगर इनसे शुरू होता है तो वो सेंटेंस होता है यस या नो टाइप। तो इन्हीं को कहते हैं जो मैंने वर्ब बताई अभी ना, कि इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, शुड। तो ये सब क्या होती है, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है। अर्थात जो सेंटेंस जो अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब बोली है इनसे शुरू हो और लास्ट में से क्वेश्चन मार्क आए तो वह सेंटेंस होता है यस या नो टाइप सेंटेंस, ठीक है, ये यस या नो टाइप क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैंने कहा कि डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस की हिंदी तो ये है, लेकिन मुझे ये जानना है सेंटेंस किस टाइप का लिखा है बोर्ड पर। तो यह सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, अर्थात ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है या ये सेंटेंस एक क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, ये दो तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये वाला कौन सा है, तो यह बताएं, ये वाला क्या है, ये डू एक हेल्पिंग वर्ब होती है, अभी मैंने जस्ट बताया। तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो वह सेंटेंस होते हैं यस या नो टाइप सेंटेंस या हम कह सकते हैं यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस या यस या नो टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं उनको। दूसरा एग्जाम्पल भी हम इसमें ले सकते हैं, इजी ज्यादा अच्छा रहता है, इजी का मतलब एग्जाम्पल ही ग्रेशिया होता है और ये ज्यादा बेटर रहता है एग्जाम्पल की जगह लिखना। तो इजी लिखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे हैव यू सबमिटेड योर फीस, क्या आपने अपनी फीस जमा कर दी है। तो ये जो सेंटेंस है हमने देखा लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जो चिन्ह है वो खोपड़ी वाला चिन्ह जो आपको बताया गया था, ये खोपड़ी वाला चिन्ह है, हमारी खोपड़ी के पीछे का कार का है ये, ठीक है। तो ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो ये क्या है, ये मतलब अगर लास्ट में है तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। और ये सेंटेंस के शुरू में हैज, हैव, हैड, ही, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ये एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस ये यस नो टाइप इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो क्लियर हो गया है। तो और बहुत सारे सेंटेंस ऐसे लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है जैसे जैसे कैन यू कम हेयर टुमारो,
क्या आप यहाँ कल आ सकते हैं? तो ये सेंटेंस भी कैसा है? ये सेंटेंस भी यस या नो टाइप इंटरोगेटिव है, क्योंकि ये मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, तो ये सेंटेंस भी यस या नो टाइप इंटरोगेटिव है। तो क्लियर समझ में आया ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो केवल यह समझ लेना कि इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। ठीक है, अब पहला प्रकार क्या होता है इंटरोगेटिव का? यस या नो टाइप। उसकी पहचान के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो वो सेंटेंस यस नो टाइप इंटरोगेटिव है। चलिए, दूसरा होता है, इसमें पहले के बाद दूसरा आएगा, वो होता है WH या हाउ, WH या हाउ क्वेश्चन। अर्थात ऐसे सेंटेंस जो WH या हाउ की सीरीज से स्टार्ट होते हैं तो उन्हें कहते हैं WH या हाउ क्वेश्चन, या WH या हाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनके एग्जाम्पल हम लिखेंगे, देखिए जैसे WH का मतलब एक वर्ड नहीं है, WH की पूरी सीरीज होती है। जैसे WH से मिलके क्या बनता है? WH से मिलके देखिए यहाँ लिख लेते हैं, जैसे WH से मिलके बनेगा व्हाट, WH से मिलके बनेगा वेयर, व्हेन, विच, हु, विच, हु, उसके बाद व्हाई, whom, whose। ठीक है, ये बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ। हाउ से क्या बनेगा? जैसे हाउ मैनी, या फिर खुद हाउ भी हो जाएगा। उसके बाद होगा हाउ मच है, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। तो ये जितने भी सेंटेंस हो सकते हैं ये WH और हाउ वाले वर्ड्स होते हैं। तो जो सेंटेंस इन्हें क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं, तो जो सेंटेंस इनसे शुरू होते हैं वो होते हैं WH या हाउ क्वेश्चन, और इनका दूसरा नाम होता है डबल इंटेरोगेटिव। क्या नाम है इनका दूसरा? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन्हें डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो अब इनके एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल की क्या कैपिटल है? तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है कैसा है? इस चिन्ह को देखते ही बताएंगे सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, और हमने देखा है WH की सीरीज से शुरू हुआ है तो ये डबल इंटेरोगेटिव है, अर्थात ये WH या हाउ क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। इस सेंटेंस का जो सेंस है, तो यह सेंटेंस भी एक डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हाउ से शुरू हुआ है और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, तो ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आप बस केवल इतना याद रखें कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में यह चिन्ह आता है यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कौन सा? एक तो होता है यस या नो टाइप इंटरोगेटिव या यस या नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा और एक चीज और, यस या नो टाइप इंटरोगेटिव को बुक्स में ये भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, सिंगल इंटरोगेटिव। ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव, कुछ टीचर्स इसे सिंगल इंटरोगेटिव भी पढ़ाएंगे कि भाई सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वही यस या नो टाइप को ही हम सिंगल इंटरोगेटिव भी कहते हैं। तो अब इनकी कैसे पहचान होती है? ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो भी कौन से? यस या नो टाइप के। दूसरा होते हैं WH हाउ वाले क्वेश्चन, या इन्हें कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ये WH या हाउ वाले वर्ड से ये इनकी सीरीज से शुरू होते हैं। सेंटेंस का तीसरा प्रकार होता है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इससे पहले अभी हमने डिस्कस किए हैं असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उनके भी दो दो पार्ट मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और अब हम सीखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो जल्दी से सीख लेते हैं। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में सेंस का मतलब होता है मीनिंग, इसके तीन मीनिंग कम से कम होते हैं, यानी तीन सेंस देता है एक इंपरेटिव सेंटेंस। किसका? रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना करने का। नेक्स्ट है एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह देना, और नेक्स्ट है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है किसी को आदेश या कमांड देना। तो याद रखना, जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस हो या एडवाइस का सेंस हो या ऑर्डर का सेंस हो, तो वह सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट पहचान है, अब इसकी मैंने आगे पहचान लिखी, आईडी का मतलब आइडेंटिफिकेशन, शॉर्टकट में लिखा है आईडी। ठीक है, तो इसकी क्या पहचान है भाई? आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। तो ये सेंटेंस देखिए डोंट से शुरू होंगे, या ये सेंटेंस प्लीज से शुरू होंगे, या ऑलवेज या नेवर से शुरू होंगे, या फिर अगर इनमें से किसी से शुरू ना हो तो ये जरूर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, और लास्ट में कंपलसरी आएगा फुल स्टॉप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना। ठीक है इन चीजों को। और देखिए, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी चीज है वो है
कि जो सब्जेक्ट होता ना इन वाक्यों में वो दिया नहीं होता है, और वो सब्जेक्ट इन वाक्यों का होता है यू, और वो भी होता है हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है भाई? हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस में करता यू छिपा होता है, अर्थात दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका हिडन मीनिंग उसमें होगा। ठीक है, चलिएगा। अब तो समझ में बात आ गई कि सेंस 3 होंगे और ये इनसे लिखे हुए शुरू होंगे, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा प्लीज प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर, कृपया यहाँ आइए। तो ये जो सेंटेंस है किससे शुरू हुआ? प्लीज से शुरू हुआ और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो ये सेंटेंस कैसा है? इंपरेटिव है। क्या इसमें कहीं आपको सब्जेक्ट दिख रहा है? क्या सब्जेक्ट दिख रहा है? क्या इसमें राम श्याम यू ही सी कुछ है? इसमें कुछ भी नहीं है, अर्थात सब्जेक्ट हिडन है। तो ये हिडन क्यों है? क्योंकि आप ही तो आओगे यहाँ पर, यू कम हेयर, तुम ही तो आप यहाँ पर आओगे, तुमसे तो कहा जाएगा प्लीज यू कम हेयर। तो इसमें यू हिडन है, अर्थात ये सेंटेंस जिसमें यू यानी सब्जेक्ट हिडन हो वह सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं। और ये सेंटेंस प्लीज से शुरू होते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप से एंड होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन तीनों में से एक ये सेंस होते हैं, या तो रिक्वेस्ट का होगा, या एडवाइस का होगा, या ऑर्डर का होगा। तो प्लीज वाले वाक्य में सेंस किसका होता है? वो रिक्वेस्ट का होता है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है, जैसे मान लीजिए प्लीज शुरू होते हैं, जैसे डोंट, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे डोंट डोंट रन ऑन द रोड, रोड पर मत दौड़ो। ठीक है, इस पे लिखा है, मतलब जो दूसरा एग्जाम्पल है उसका मतलब है डोंट रन। डोंट का मतलब यहाँ पर होगा मत, रन माने दौड़ो, ऑन द रोड सड़क पर मत दौड़ो। तो यह सेंटेंस डोंट से शुरू हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप से स्टार्ट हुआ है। देखिए बार बार वही पहचान होगी, क्या या तो ये डोंट से शुरू होंगे, या प्लीज से, या ऑलवेज से, या नेवर से, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। ठीक है, तो ये सेंटेंस डोंट से शुरू हुआ, लास्ट में फुल स्टॉप से अंत हुआ। तो ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस इंपरेटिव है। अब इसका सेंस निकाल के देखते हैं भाई, इसका मीनिंग क्या है। जैसे डोंट रन ऑन द रोड, रोड पर मत दौड़ा करो या मत दौड़ो। तो ये एक सलाह है। क्या है ये एक एडवाइस है। अब बात ये आती भाई एडवाइस ही है, ऑर्डर क्यों नहीं है? तो देखो एडवाइस और ऑर्डर में फर्क जानने के लिए केवल यह बात याद रखना कि जो एडवाइस होती है ना, उसमें सबका भला छिपा होता है। ठीक है, सबकी भलाई छिपी होती है उसमें। तो अर्थात जिस बात को हम या पूरी दुनिया माने, ठीक है, जिसको मानने में पूरी दुनिया की भलाई हो या सबका भला हो, वो होती है एक सलाह। अगर रोड पर मत दौड़ो ये लिखा है, अगर मैं ना दौड़ूंगा तो मेरा फायदा होगा, नहीं एक्सीडेंट से मैं बचूंगा, और पूरी दुनिया ही रोड पर ना दौड़ेगी तो क्या होगा? तो फिर वो सब एक्सीडेंट से बचेंगे। ठीक है, यहाँ गाड़ी दौड़ाने से मतलब नहीं है, यहाँ वॉकिंग करने से है। जो हम एकदम मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, कभी निकलते हैं ना, तो उससे दिक्कत होती है, उसी को कहा जा रहा है भाई डोंट रन ऑन द रोड, रोड पर मत दौड़ोते। एडवाइस है, तो एडवाइस क्यों है समझ में बात आई? क्योंकि इसको फॉलो करेंगे तो हमारा इसमें बेनिफिट छिपा हुआ है, तो इसलिए एडवाइस है। नेक्स्ट होता है, अब हम देखते हैं कि भाई ऑर्डर, जैसे मैंने कहा सिट डाउन। ठीक है, जैसे हम क्लास में जाते हैं, हम बच्चों से कहते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ। तो ये क्या है? ये एक ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी ऑर्डर है, तो क्या है? ये भी सेंटेंस इंपरेटिव है। अब हम ये तो देख लें कि किससे शुरू हुआ है। ना तो सेंटेंस डोंट से शुरू, ना प्लीज से, ना ऑलवेज से, ना नेवर से। ये सेंटेंस तो भाई सिट माने बैठ जाओ वर्ब से शुरू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इंपरेटिव है, लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप है। और देख लेते हैं जैसे ऑलवेज या नेवर, जैसे नेवर एब्यूज एनीवन, नेवर एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो या गाली कभी मत दो। नेवर माने कभी नहीं, एब्यूज माने गाली दो, एनीवन कहते हैं किसी को भी, कभी किसी को गाली मत दो। तो ये जो सेंटेंस है कैसा है? ये सेंटेंस नेवर से शुरू हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो समझ लो इंपरेटिव है। अब सेंस देखते हैं, सेंस कौन सा है? सेंस है ये एक एडवाइस का। याद रखना ऑलवेज से और नेवर से जो शुरू होते हैं सेंटेंस, उसमें एडवाइस का सेंस होता है। तो आप तो समझ में बात आ गई इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे कि भाई देखो ये दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक तो होता है एडवाइस और एक होता है ये वाला एडवाइस। इसमें क्या अंतर है, क्या आपको पता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहीं पे जानना कि एडवाइस का मतलब होता है सलाह। क्या होता है इसका मतलब? सलाह होता है। और इसका मतलब होता है सलाह नहीं बल्कि सलाह देना होता है। क्या होता है? सलाह देना। तो इसका मतलब केवल सलाह है और इसका मतलब केवल सलाह देना है। अर्थात ये जो वर्ड है ना, ये क्या है? ये एक नाउन है। क्या है ये एक नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये एक नाउन है। और ये जो है सलाह देना, ये क्या है? ये एक वर्ब है। तो याद रखना ये डिफरेंस है इसमें
कि एक सी में और एस में यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई ये वाला एडवाइस नाउन है और ये क्या है, ये वर्ब है। अगर वर्ब है तो वर्ब की तरह फंक्शन करेगा सेंटेंस में, और नाउन है तो नाउन की तरह फंक्शन करेगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एकदम क्लियर करेंगे, डोंट वरी। सेंटेंस का जो चौथा प्रकार होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसको सीखते हैं एकदम डिटेल से कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान ये है कि इस सेंटेंस के लास्ट में यह वाला साइन आएगा, और इस वाले साइन को कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जिस सेंटेंस में दिख जाए तुरंत बता देना सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखना। अब हम सीखेंगे कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ये कितने तरह से लिखे हुए होते हैं। तो याद रखना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह और असर्टिव सेंटेंस की तरह ये भी दो तरह से लिखे जाते हैं। और वो पहला जो तरीका है लिखने का इसका, या पहला जो तरीका होता है जिस तरीके या फिर जिस तरीके से ये लिखे हुए पाए जा सकते हैं, तो वो ये है कि या तो ये ओह से या हुर्रा से या वाव से एलाज से आदि इंटरजेक्शन से शुरू होंगे। ठीक है, अब ये सुनो भाई, इंटरजेक्शन शब्द क्या आया? तो इंटरजेक्शन शब्द का मतलब होता है कि द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अवर सडन फीलिंग। ऐसे शब्द जो हमारी सडन फीलिंग को शो करते हैं उन्हें कहते हैं इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन अब सुनो होते कौन से हैं? जैसे हमारे मुंह से निकला ओह, जैसे मान लीजिए आप जा रहे थे और आपको ठोकर लग गई, आपको जब ठोकर लगी तो आपके मुंह से अचानक निकला ओह मैं गिरा, तो जो ओह शब्द निकला वो क्या है? वो अचानक ही तो निकला, तो वो शब्द इंटरजेक्शन है। जैसे किसी का नुकसान हुआ, आपने कहा अफसोस यार बहुत बुरा हो गया, तो एलास एलास इट इज़ वेरी बैड, तो ये जो सेंटेंस हमारे मुंह से निकला एलास यानी बहुत अफसोस की बात है, तो जो एलास शब्द है ये इंटरजेक्शन है। जैसे हम बहुत ज़्यादा खुशी हुए और हमने कहा हुर्र ऐसा हमें मिल गया, ये सपोज दैट आपको रास्ते में कहीं 500 रुपये मिल गए, तो किसी बच्चे को मिल जाए तो कैसे कहेगा? हुर्र आई हैव गॉट अ 500 रुपी नोट। तो ये जो सेंटेंस में हुर्रा बोला, तो वो सेंटेंस में हुर्रा क्या है? जो अचानक हमारी खुशी में निकला वर्ड है वो है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन समझ में आ गया होगा कि इंटरजेक्शन क्या होता है। तो ऐसे शब्द यानी ऐसे शब्द जो सडन फीलिंग को शो करते हैं इंटरजेक्शन कहलाते हैं। लेकिन वो शब्द जैसे ओ, हुर्रा, ओ या फिर वाओ, एलास, अगर इनसे कोई सेंटेंस शुरू है तो वो भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे ये लिखा देखिए, एलास ही इज अनडन, अफसोस वह बर्बाद हो गया। एलास माने अफसोस, ही माने वह, इज माने है, अनडन माने बर्बाद होना, तो अफसोस वह बर्बाद हो गया। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ये कैसा है? ये एक सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। क्यों? क्योंकि ये इंटरजेक्शन से शुरू हुआ है और ये इसके बाद ही तुरंत मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। नेक्स्ट है हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। हुर्रा मतलब हुर्र, आई हैव स्टूड मैं आ गया, फर्स्ट माने प्रथम, इन द क्लास कहते हैं क्लास में, मैं क्लास में फर्स्ट आ गया, यानी क्लास में फर्स्ट पोजीशन है मेरी मार्क्स पाने में। तो ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी है क्योंकि सेंटेंस इंटरजेक्शन से शुरू हुआ है। हुर्रा एक इंटरजेक्शन है, सडन निकलता है हमारे मुंह से, अभी बताया है। ठीक है, तो ये तो सेंटेंस समझ में आया एक तरह के। तो ये होते हैं कि जो इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं ये भी एक्सक्लेमेटरी होते हैं। दूसरे होते हैं कि वाट या हाउ से शुरू होते हैं लेकिन इनके लास्ट में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। अब लास्ट में आएगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और इन वालों में इन वर्ड के यानी इंटरजेक्शन के तुरंत बाद आएगा। जैसे देखिए एलास के तुरंत बाद है, हुर्रा के तुरंत बाद है। अब यहाँ देखेंगे व्हाट या हाउ से शुरू होंगे सेंटेंस और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक मतलब जो है प्रकार है। तो देखिए सेंटेंस लिखा है व्हाट अ नाइस कार या व्हाट अ कार यू हैव परचेज, कितनी अच्छी कार या क्या कार आपने खरीदी है। इसका मतलब ये था कि आपने बहुत अच्छी कार खरीदी है। तो ये सेंटेंस व्हाट से शुरू हुआ, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ, हाउ से शुरू हुआ है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पहचान और रह गई, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज और रह गई, वो है इसका सेंस। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कितने सेंस होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट सेंस होते हैं वो देखेंगे। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कम से कम 3 सेंस निकलते हैं। या तो कि कोई सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी होगा या तो वो सरप्राइज यानी आश्चर्य का सेंस देगा, आश्चर्य का मतलब क्या होता है? हैरानी, या तो हैरानी का सेंस देगा। जॉय, जॉय का मीन्स क्या होता है? खुशी या फिर खुशी का सेंस देगा। और तीसरा सेंस क्या होता है इसका? सोरो, और सोरो के माने क्या होता है भाई? सोरो के माने होता है 2। तो वो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है या तो उसमें आश्चर्य का सेंस निकलता है
या फिर इसमें जॉय का सेंस निकलता है, या फिर इसमें सोरो का सेंस या देता है ये सेंटेंस या निकलता है। देखिए अब जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं इनमें ही सेंस देख लेते हैं कौन कौन से सेंस निकल रहे हैं। जैसे लिखा एलास ही इज अनडन, अफसोस वह बर्बाद हो गया। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसमें कोई व्यक्ति बर्बाद हो गया तो दुख की बात है कि नहीं है, या खुशी की बात है? अरे दुख की बात है, तो इसका मतलब इसमें सोरो का सेंस है। नेक्स्ट है हुर्रा, हुर्रा शब्द से ही पता चला भाई खुशी है, और खुशी है तो किसका सेंस है? जॉय का सेंस है, जॉय का मतलब खुशी। नेक्स्ट है व्हाट आ नाइस कार, तो ये जो व्हाट या हाउ से सेंटेंस लिखे होते हैं इनमें होता है सरप्राइज का सेंस। किसका सेंस होता है? सरप्राइज का सेंस है, और यहाँ भी सरप्राइज का सेंस है। तो अब तो समझ में आया आपकी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 3 तरह के सेंस देते हैं, यानी कि सरप्राइज का, जॉय का या सोरो का, और ये 2 तरीके से लिखे हुए होते हैं, इंटरजेक्शन से शुरू और एक यानी कि व्हाट या हाउ से शुरू। और इनकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है कि इनमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पाया जाता है। सेंटेंस का जो 5वां प्रकार है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसके कितने मीनिंग होते हैं या ये कितने सेंस रखता है। तो देखिए ये सेंस रखता है 4, यानी 4 तरह के सेंस हो सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। या तो कोई किसी को आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद तो कहते हैं ब्लेस, या कोई किसी को श्राप यानी बद्दुआ देगा, अब बद्दुआ देने को कहते हैं कर्ष। उसके बाद कोई किसी से इच्छा यानी कोई इच्छा जाहिर करेगा अपनी, या कोई किसी को विश करेगा यानी शुभकामना देगा, इसका दूसरा इच्छा या फिर शुभकामना भी हो सकता है। तो कोई किसी को विश करे या शुभकामना करे या शुभकामना दे तो वह सेंटेंस भी ऑप्टेटिव होगा। या नेक्स्ट होता है प्रार्थना, जब कोई व्यक्ति किसी भगवान से तुम्हारे बारे में या अपने बारे में प्रार्थना करे तो वह सेंटेंस भी प्रार्थना का सेंस वाला भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ करता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 4 प्रकार के सेंस रखता है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो या तो ब्लेस का सेंस होगा, या कर्स का होगा, या विश का होगा, या प्रे का होगा। अब देखिए आईडी, आईडी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, अर्थात पहचान क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस की। तो यह सेंटेंस अधिकतर में से शुरू होंगे और लास्ट में इनके वही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, ये वाले उल्टे आई जैसा चिन्ह। ठीक है, इसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, तो इसका मतलब ये है, तो यह सेंटेंस मे से शुरू है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है, अर्थात यह सेंटेंस कैसा है? ये ऑप्टेटिव है। अब इसका सेंस देखते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। तो जब आपकी आयु लंबी हो तो इसका मतलब क्या है? कोई हमें क्या दे रहा है? कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है, अर्थात कोई हमें ब्लेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मे यू गो टू हेल, भगवान करे आपको नर्क मिले। ठीक है, हेल का मतलब होता है नर्क, यानी कोई कह रहा है कि भगवान करे तुम नर्क में जाओ, तो इसका मतलब क्या है? यह सेंटेंस ऑप्टेटिव है क्योंकि मे से शुरू है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। और इसका जो सेंस है वो कैसा है? श्राप देने का है, यानी कोई किसी को श्राप दे रहा है, अर्थात कर्ष कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हैप्पी न्यू ईयर, आपको मतलब नए वर्ष की बधाई, या कोई आपको नव वर्ष या फिर उसको विश कर रहा है, या फिर कोई कह रहा है आपको हैप्पी एनिवर्सरी है। तो कोई भी अगर वो हैप्पी लगा, कोई वर्ड कहता है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी होली, तो ये सब विश करना होता है। या कोई कहे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो ये भी विश करना होता है। तो ये सेंटेंस भी जो विश करने वाले होते हैं वो भी होते हैं ऑप्टेटिव। नेक्स्ट है मे गॉड सेव यू फ्रॉम एवरी कैजुअलिटी, मे गॉड सेव यू, भगवान आपको बचाए, सेव का माने बचाए, यू माने आपको, फ्रॉम माने से, एवरी माने हर, और कैजुअलिटी माने होती दुर्घटना, भगवान आपको हर तरह की दुर्घटना से बचाए। तो ये जो सेंटेंस है क्या है? कोई आपके बारे में क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, अर्थात यहाँ पर प्रे का सेंस है। और वैसे भी देख लें यह सेंटेंस में से शुरू हुआ है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो सेंटेंस तो ऑप्टेटिव है ही, लेकिन सेंस है इसमें किसका? प्रे का। तो अब तो क्लियर हुआ। इसमें अब एक स्पेलिंग भी आप सीख लें कि जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद जो वर्ड है ये कैसे लिखा जाता है। कुछ बच्चे इसको ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, तो ये गलत होता है लिखा हुआ। ध्यान रखना कि हिंदी भी हमारी ठीक होनी है, ऐसा नहीं कुछ भी हम लिख दे रहे हैं। तो ये जो लिखा होता है आशीर्वाद, ये वाला सही होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आशीर्वाद जो वर्ड है वो आशीर्वाद की स्पेलिंग हमें ठीक लिखनी है। तो आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखा जाता, बल्कि आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है जैसे ये लिखा हुआ है। तो आशीर्वाद से भी लिखना सीखें हिंदी में, और ये वर्ड स्पेलिंगें भी इनकी करेक्ट सीखें कि भाई क्या स्पेलिंगें हैं। ठीक है,
तो अब देखिए हमारी के क्लास है सेंटेंस एंड इट्स 5 काइंड्स। अब ये सेंटेंस क्या मतलब के क्लास हमारी क्या एंड होती है यहाँ पर। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।